Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's economics class, we will discuss about infrastructure in India. One of the important class from economics. Let's start without wasting any time. What is infrastructure? Infrastructure क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जो हमें प्रोवाइड करता है कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज जिनके बिना हमारी डे टू डे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, जिनके बिना हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर आपकी सभी चीजें इंक्लूड है। इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें होती है वो हमारे टर्सी सेक्टर से ज्यादा इंक्लूड करती है। अगर हम टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम उनको दो क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन के अंदर हम तीन पार्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वो इंस्टीट्यूशंस जो हमारे ह्यूमन कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है और कुछ सर्टेन सर्विसेज हमारी पॉपुलेशन के लिए जरूरी है, जिसके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं आपके हॉस्पिटल्स, बैंक्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, जुडिशरी, जो हमारी डे टू डे लाइफ और ह्यूमन कैपिटल के लिए काफी एसेंशियल पार्ट है। वही हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो एक मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ फिजिकल चीजें जो हमारे नेशन की रिक्वायरमेंट है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिक्वायरमेंट है और हमें मॉडर्न बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे आपके रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस, व्हीकल्स, रिफाइनरीज, आपका रेलवे सिस्टम, आपका सिविल एविएशन सिस्टम, आपका वाटरवे सिस्टम। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि वो सिस्टम जो एसेंशियल पार्ट है किसका? एक सोसाइटी और इकोनॉमी का, और एक गवर्नमेंट को अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, अपनी चीजों को मेंटेन करने के लिए और एक लेवल अप जाने के लिए जरूरी है। जैसे आपका टेलीकम्युनिकेशंस, आज के टाइम पे इंटरनेट काफी जरूरी है। अगर आज के टाइम पे गवर्नमेंट या फिर किसी भी कंट्री के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, बिकॉज आज का मॉडर्न टाइम बहुत आगे जा चुका है। इंटरनेट तो एक बेसिक नेसेसिटी है। स्पेस, डिफेंस, एक्सेट्रा। वहीं हम दूसरा टाइप क्या लेते हैं क्लासिफिकेशन का? सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो इकोनॉमिक सिस्टम को बाहर से इनडायरेक्ट वे के अंदर हेल्प करता है, जिसके अंदर आपका हेल्थ एजुकेशन आ गया। अब एजुकेशन है, स्कूल में है, स्कूल में आप फीस पे कर कर आप स्टडी करते हो, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं होगी तो आप बाद में जाकर क्या डायरेक्टली अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं। तो वो चीजें, वो इकोनॉमिक सिस्टम जो इनडायरेक्टली एट लास्ट एक गवर्नमेंट के लिए, एक पॉपुलेशन के लिए, सभी के लिए नेसेसिटी है, जिनके अंदर आपके हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग आता है। वही इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो डायरेक्टली इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, जो डायरेक्टली है इसीलिए कि वो इकोनॉमी को हेल्प कर सके और डे टू डे लाइफ के अंदर भी उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, जिसके अंदर आपके एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। सिग्निफिकेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की? हमारी डे टू डे लाइफ के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। यस, हम पेड़ पौधों से डायरेक्ट फूल तोड़कर खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हम डायरेक्ट किसी भी एनिमल को कट कर कर हम उसका मीट खा सकते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ क्वालिटी के लिए, जिसमें आपके पास हर सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। काफी तरीके से हमें अच्छी वाटर सप्लाई मिल रही है, किसकी वजह से? इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो क्या होता? जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, आप दूर जाते, किसी नदी से पानी लेकर आते, किसी वेल से पानी लेकर आते, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हमें किससे मिलती है? इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलती है। एक कंट्री की डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? एक कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है एक कंट्री की डेवलपमेंट। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, हमारा टेलीकम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, तो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। अब बात करते हैं वन बाय वन इंपॉर्टेंट चीजों की। सबसे पहले है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज स्टार्टिंग कब हुई? 1853 के अंदर स्टार्टिंग हुई, और आज के टाइम पीरियड के अंदर इंडिया का रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क माना जाता है। पहली रेलवे कौन सी थी? आपकी 21 माइल्स की थी, जो कहां से स्टार्ट हुई थी? बॉम्बे टू थाने। किस टाइम पीरियड के अंदर? उस टाइम पीरियड पे आपका ब्रिटिश रूल चल रहा था, लॉर्ड डलहौजी का टाइम चल रहा था, वो उस टाइम पर वाइस रहे थे, और 1857 रिवोल्ट होने की पहले की ये बात है।
अब इंडिया का फिलहाल का प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया का प्रोजेक्ट अभी फिलहाल ये है कि 2050 तक इंडिया रेल नेटवर्क में अपने आप को इतना स्टेब्लिश कर ले कि वो वर्ल्ड का 40% ग्लोबल शेयर रेलवे का इंडिया के पास हो। होपफुली हम ये कर भी पाएंगे। अभी इंडियन रेलवेज ने क्या प्लान, एक प्लान भी क्राफ्ट किया है इसके लिए, जिसका नाम है नेशनल रेलवे प्लान फॉर इंडिया 2030। किसके लिए? 2030 तक इंडिया अपने रेलवे सिस्टम को कंप्लीटली मॉडर्न कर पाए, उस चीज के लिए। स्ट्रक्चर की बात करें रेलवे का, सबसे पहले आपकी होती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जितनी भी रेलवे से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना है, कोई भी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस को बनाना है, बजट का एलोकेशन है, मेजर मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स को पास करना है, एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, वो सारे काम किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के काम है। और जो बजट, हर साल हमारा बजट आता है 1 फेब को, वैसे ही जब 2024-25 का बजट आया था, उसके अंदर रेलवे को कितने पैसे अलॉट किए गए थे रेलवे के लिए, डेवलपमेंट के लिए? ₹2.52 लाख करोड़। इनको भी किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दिया गया कि आप रेलवे की डेवलपमेंट करो। और साथ में हमारी गवर्नमेंट 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ करती है, किसके अंदर? रेलवे सेक्टर के अंदर, जिससे कि हमारा रेलवे सेक्टर बहुत जल्दी बूस्टअप हो सके। अब रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बाद होता है रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो पॉलिसीज को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बनाया है उनको रेलवे बोर्ड इम्प्लीमेंट कर पाए और पैसेंजर्स तक, लोगों तक पहुंचा पाए। और साथ में डे टू डे इंडियन रेलवेज में क्या चल रहा है, उन सारी चीजों के ऊपर नजर रखना भी किसका काम है? रेलवे बोर्ड का ही काम है। और साथ में रेलवे बोर्ड का काम क्या है? जोनल रेलवेज को डायरेक्शंस और गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। अब जोनल रेलवेज क्या है? जोनल रेलवेज ये है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर, पूरे इंडिया की जितनी लोकेशंस है उनके अंदर जोन्स को डिवाइड कर रखा है। साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, इस तरह से आपके 17 जोन्स आपके रेलवेज के माने जाते हैं। अभी 18th प्रपोज किया गया है, अभी 18th बना नहीं है, वो है आपका साउथ कोस्ट रेलवे। अभी के लिए आपके 17 ही है। ये डाटा एज ऑफ जून 2024 का है, लेकिन फिर भी मैंने अभी दोबारा गूगल से चेक किया था कि अभी तक भी 17 है, 18th अभी तक पास नहीं हुआ है। जोनल रेलवेज का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। जोनल रेलवेज को फर्दर डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनको कौन हैंडल करते हैं? डिविजनल रेलवे मैनेजर्स। और ईच डिवीजन को फिर और स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सिंपल सा, जैसे एक हमारी कंट्री है, कंट्री के अंदर हमारे स्टेट है, स्टेट के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे तहसील है, तहसील के अंदर हमारी विलेजेस है, उसी टाइप से रेलवे का सिस्टम भी सब डिवाइडेड होता रहता है। अब कुछ रिकमेंडेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जिन्होंने रेलवेज के ऊपर अपनी अपनी कमेंट दी, और उनकी कमेंट से, उन कमिटीज ने जो प्रपोजल्स रखे उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने काम भी किया। आपकी एक कमेटी है खखोदर कमेटी, जो 2012 के अंदर उन्होंने क्या बोला कि हमें एक तो रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनानी चाहिए, साथ में उन्होंने बोला कि हमें संरक्षा कोष बनाना चाहिए, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाना चाहिए, जिसके अंदर हमें ऑन द स्पॉट उस टाइम पीरियड के हिसाब से उन्होंने बोला कि ₹1 लाख करोड़ उसके अंदर होने चाहिए फॉर 5 years। किसके लिए? सेफ्टी प्रोजेक्ट्स के लिए। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो सेफ्टी के लिए हम उनको यूज कर सके। साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए ट्रैक्स को मेंटेन करने के लिए, जो रेलवे ट्रैक्स है उनकी इंस्पेक्शन करने के लिए। साथ में हमें जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी चीजों को ध्यान रखने के लिए, उन चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी काम करना चाहिए। फिर आपकी एक कमेटी थी, बीबक डेबोराय कमेटी। उसने क्या बोला? उसने बोला कि रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट कर दो। अब करंट टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है कि आपका रेलवे बजट जनरल बजट से सेपरेट नहीं है। हाँ, बीच में कर दिया गया था, पहले था, अब नहीं है। काफी टाइम से आपका रेलवे बजट दोबारा से आपका जो यूनियन बजट आता है उसी के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन इस कमिटी ने ऐसा बोला था। साथ में आपको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग से बना देनी चाहिए। ये कुछ रिकमेंडेशन थी जो इस कमेटी की थी। फिर आपकी एक कमेटी थी विनोद राय कमेटी 2015। इन्होंने बोला कि हमें एक इंडिपेंडेंट अलग से अथॉरिटी सेटअप करनी चाहिए, किसके लिए? रेलवे सेफ्टी के लिए। बिकॉज रेलवे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे और अभी भी काफी रेलवे एक्सीडेंट हमें आए दिन देखने को न्यूज के अंदर मिल ही जाते हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। बिकॉज रेलवे के अंदर क्या होता है कि ट्रेन के अंदर बहुत पैसेंजर्स होते हैं, बहुत चीजें होती हैं,
और उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि लोगों की जान जाती है, और जान है तो जहान है, वो तो हमें पता ही है। उसके अलावा इकोनॉमिक जो नुकसान होता है, बाकी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं, वो तो अलग रह गया। और साथ में इन्होंने बोला कि फॉर्मिंग अ रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, जो कि इम्पार्शियल इंजरीज के बारे में पता लगा सके। साथ में हमें सेपरेट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी बनानी चाहिए जो रेलवे एसेट्स को मैनेज करे, रेलवे से रिलेटेड चीजों को ऑन करे। और हमें साथ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए क्या, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर रेलवे एम्प्लॉयज, कि जैसी रेलवे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से उन्हें इंसेंटिव्स मिलेंगे, जो कि एक नॉर्मली आप प्राइवेट कंपनी के अंदर देखते हो कि जो ज्यादा काम करता है इंसेंटिव उनके अकॉर्डिंग मिलते हैं। वही अगर हम गवर्नमेंट सिस्टम में देखते हैं तो चीजें काम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चीजें अलग पर्सपेक्टिव पे ज्यादा डिपेंड करती हैं, और उन्हीं की वजह से ज्यादा प्रमोशंस मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स जो रेलवे से रिलेटेड अभी हमारे कंट्री के अंदर चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका नेशनल रेल प्लान, जिसके अंदर क्या है कि हम काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे से रिलेटेड 2030 तक डेवलप कर लेंगे, और साथ में 250 तक तो हमारा रेलवे 40% शेयर के ऊपर होगा, और हम सारी रिक्वायरमेंट, ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स, आज के टाइम पर आप जो देखते हो कि आपको ट्रेन की टिकट्स नहीं मिलती, वेटिंग होती है, बहुत प्राइजेस हाइक हो जाते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पीरियड के अंदर, या कोई स्पेशल इवेंट होता है जब, जैसे कि अभी छठ पूजा थी तो बिहार की आपको टिकट्स देखने को मिलेंगी दिल्ली से 23-25,000 की। तो वो सारी चीजें भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो सारी चीजें खत्म हो जाए। फ्राइट ऑन प्रायोरिटी पॉलिसी, अब हम देखते हैं कि ट्रेन के अंदर सबसे बड़ा फोबिया होता है कि गुड्स, जो आपके गुड्स हैं, आपके साथ आपका सामान है, वो गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है। उन चीजों से रिलेटेड भी एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जिससे कि वो चीजें ना हो, और पैसेंजर के जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाए। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ इंडिजीनियस ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये किसके लिए है, सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि ट्रेन के कोलाइड होने का, ट्रेन के टकराने के चांसेस कम हो सके, सिस्टम को डेवलप किया जा सके, और ट्रेन एक्सीडेंट्स को कम करने की कोशिश है। नेक्स्ट है मेरी सहेली। मेरी सहेली है जो ट्रेन के टाइम पर, अभी आपने कुछ टाइम पहले भी न्यूज आई थी कि ट्रेन में एक वुमेन के साथ रेप अटेम्प्ट किया गया ट्रेन के वॉशरूम में, और ऐसी काफी चीजें ट्रेन के अंदर होती रहती हैं वुमेन के लिए। आज भी आप देखोगे तो ट्रेन कई लेवल के ऊपर अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो उसके लिए ये है, मेरी सहेली एक स्कीम लेकर आई जिससे कि गवर्नमेंट ट्राई करे कि वो ट्रेन के अंदर भी वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात कर सके। फिफ्थ है आपका रेल दृष्टि पोर्टल। इस पोर्टल का क्या है, ये पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसके अंदर क्या है, आपको वेरियस सोर्सेज हैं जो रिलेटेड टू रेलवेज, उनसे रिलेटेड आपको डिटेल्स मिलेंगी। आपको एक सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर आपकी ट्रेन से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जिससे काफी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री किस चीज के लिए है, एक हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वो आपका डाटा मैसेज की फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो की फॉर्म में हो, चाहे वीडियो की फॉर्म में हो। अब आप देखोगे आज के टाइम पे बहुत रेयर ही फैमिली ऐसी मिलती है जहां पर आपको इंटरनेट कनेक्शन ना मिले। कितना भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम हो, एक स्मार्टफोन आपको मिल ही जाता है। नहीं मिलता है तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट फ्री स्मार्टफोन और लैपटॉप, ये सारी चीजें भी स्टूडेंट्स को और काफी फील्ड्स के अंदर बांटती रहती है। तो वही है, टेलीकॉम इंडस्ट्री की डेवलपमेंट काफी जरूरी है। इंडिया के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंटरनेट कस्टमर्स मिलते हैं, काफी इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत है टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड। एक पॉइंट ऑफ टाइम था बीच में आपका फाइनेंशियल ईयर 16 to 19, जब थोड़ी सी टेलीकॉम इंडस्ट्री डाउन चल रही थी, लेकिन उसके बाद 2019 के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री ने काफी ज्यादा अपनी जो ग्रोथ है उसको काफी ज्यादा बूस्ट किया। और अगर हम कोरोना की भी बात करें, हम मान सकते हैं कि कोरोना में सब कुछ डाउन था, बट कोरोना ने इंटरनेट के ऊपर डिपेंड रहना और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। बिकॉज एट लास्ट कोरोना के अंदर हमारे पास क्या था, सिर्फ हमारा फोन या लैपटॉप थे जिनसे हम कुछ भी कर रहे थे। और आज के टाइम पर ऑनलाइन स्टडी बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन वर्किंग ज्यादा हो रही है, एआई का टाइम है। तो हम मान सकते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री तो बढ़ेगी ही, उसके कम होने के चांसेस बहुत कम है। अगर कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें तो आपका भारत नेट है, जिसका काम क्या है, हर हाउस होल्ड तक अफोर्डेबल रेट में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच पाए, और अफोर्डेबल रेट के अंदर हम लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए। फिर आपकी एक नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी थी 2018 की, जिसके अंदर
इंडिया ने कितनी ग्रोथ को, कितनी इन्वेस्टमेंट को वर्क किया था, $100 100 बिलियन, किसके अंदर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर बाय 2022, यानी 18 से लेकर 4 साल के अंदर इंडिया इतनी इन्वेस्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कराएगा। दर्पण, दर्पण एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, उसके अंदर भी क्या था, सेम, कि जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वहां पर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की थोड़ी कमी लग रही थी गवर्नमेंट को, तो पोस्ट ऑफिस तक भी टेक्निकल सपोर्ट को पहुंचाया जाए, प्रोवाइड करवाया जाए, जिनसे कि जो रूरल एरियाज के कस्टमर्स हैं उनको भी इस चीज का पता चले, वो भी इस चीज से इंट्रोड्यूस हो और उनका काम भी थोड़ा आसान हो जाए। नेक्स्ट आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान स्कीम, इसके अंदर क्या था, ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम थी, जिसके अंदर जो रूरल एरियाज का यूथ है उसके उनको मेंटेन करना सिखाया जाएगा, क्या कि मोबाइल टावर्स को कैसे मेंटेन करना है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स की वायर्स होती हैं आपको उनको कैसे रिपेयर करना है, और अदर कम्युनिकेशंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उन चीजों से रिलेटेड काम कैसे करना है। तो इससे क्या होगा, उनको अगर ये स्किल्स आएंगी और आपका टेलीकॉम सेक्टर बढ़ता जा रहा है, टावर्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का जो वायर्स है उनका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, वो मार्केट में ज्यादा आती जा रही है, और जितनी ज्यादा चीजें आप यूज करोगे उतना उनके खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक अच्छा तरीका था कि अगर ये चीजें सीखोगे टेलीकॉम सेक्टर बढ़ेगा, साथ में वो एक एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी देकर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एनर्जी का और साथ में कंज्यूमर भी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर देखो कैपेसिटी हर टाइप ऑफ एनर्जी जनरेट करने की है, चाहे हम हाइडल पावर प्लांट से करें, चाहे जियो थर्मल है, चाहे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट से, हर तरीके से इंडिया आज के टाइम पर एनर्जी जनरेट कर रहा है। बट फिर भी एक तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया को एनर्जी की जरूरत ज्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आज भी कुछ सेक्टर्स के अंदर इंडिया इतना डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से मैक्सिमम आज भी इंडिया के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो कहाँ से होती है, थर्मल पावर प्लांट से होती है। अब थर्मल पावर प्लांट्स में क्या यूज किया जाता है, आपका कोल यूज किया जाता है, और कोल क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो खत्म हो गया तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक दोबारा नहीं मिल सकता हमें। तो वो एक प्रॉब्लम है जो आज भी इंडिया फेस कर रहा है। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट अभी निकाली थी इलेक्ट्रिसिटी 2024, उसके अंदर उन्होंने इंडिया से रिलेटेड क्या की हाइलाइट्स को बताया। पहला था इंडिया की कंटिन्यूड रिलायंस ऑन कोल, कि इंडिया आज भी मोर देन 60% जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो आज भी कोल कंप्लीट कर रहा है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसके ऊपर इंडिया को काम करना पड़ेगा। और इंडिया काम करने की सोच भी रहा है, इंडिया सोच रहा है कि उनका नेट जीरो टारगेट बने 2070 तक, और कोल इज एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट मीटिंग 68% ऑफ डिमांड। कि अब प्रॉब्लम क्या है, आज भी कोल 68% से तक डिमांड को कंप्लीट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की, बट उसके बाद भी इंडिया का विजन क्या है कि 2070 तक वो कोल का यूज कम कर दे या फिर बिल्कुल नेट जीरो पर कर दे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अब वो बात का है कि वो होगा या नहीं होगा, बट ये है टारगेट इंडिया का। नेक्स्ट आपका रिन्यूएबल जनरेशन, इसके अंदर सिंपल यही है, उन्होंने बताया जो एजेंसी की रिपोर्ट थी कि इंडिया ट्राई कर रहा है, इंडिया हाइडल पावर प्लांट में ट्राई कर रहा है, इंडिया हर तरीके से एनर्जी जनरेट कर रहा है, बट फिर भी रिन्यूएबल जो सोर्सेज है एनर्जी के, उनके अंदर आज भी इंडिया की ग्रोथ स्टेबल ही है, इंक्रीज होती नहीं दिखाई दे रही। तो वहां पर एक सडन इंक्रीज इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा रहा, और जो कि होना चाहिए, बिकॉज वो इंडिया की नेसेसिटी भी है और इंडिया के लिए जरूरी भी है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड डायनामिक्स, जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो वही एक चीज है कि इंडिया की पॉपुलेशन की डिमांड तो है वो ज्यादा है, और इंडिया की जो ग्रोथ है एनर्जी सेक्टर के अंदर वो पॉपुलेशन डिमांड से कम है। कि फॉर एग्जांपल 8% पॉपुलेशन 2024 के अंदर बढ़ी, और वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, जनरेटिंग कैपेसिटी सिर्फ अगर 4% तक इंक्रीज हुई, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि एट लास्ट हमें स्टेबल तो आना ही आना पड़ेगा, कि अगर 8% हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है तो 8% ग्रोथ को भी इंक्रीज होना पड़ेगा जब हम स्टेबल आएंगे, और अगर हमें स्टेबल से आगे जाना है तो हमें ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए।
डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स की इंडिया हर फील्ड के अंदर, इंडिया सोलर पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करने में लगा हुआ है, विंड कैपेसिटी को इंक्रीज करने में लगा हुआ है, हाइडल कैपेसिटी को इंक्रीज करने में लगा हुआ है, एंड होपफुली काश हम ये सारी चीजें अचीव भी कर पाए। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात की तो देख लेते हैं ये है क्या। ये क्रिएट किया गया था 1974 के अंदर। किसने किया था? बाय मेंबर कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, टू हेल्प, किसके लिए? टू हेल्प इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज रिस्पॉन्ड टू मेजर ऑयल क्राइसिस। अब इसका एजेंसी का क्या हुआ बाद में? इस एजेंसी को कौन कौन से वर्क दे दिए गए? एनर्जी सिक्योरिटी को हैंडल करना भी इसी एजेंसी के अंडर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, क्लीन एनर्जी भी है, और मेन फोकस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहाँ कहाँ रहता है? एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, साथ में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी, कि आप कोल से ज्यादा क्या यूज करो, सोलर पावर की कैपेसिटी को इंक्रीज करो बिकॉज वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और साथ में वर्ल्ड वाइड उस चीज की इंगेजमेंट को बढ़ाना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? IEA के पेरिस, फ्रांस के अंदर। रिसेंट इनिशिएटिव एनर्जी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, जिसका क्या मकसद है कि विलेजेस तक और फार्मर्स तक बिजली को पहुंचाया जाए, एक रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की वहां पर हो, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हो पाए और फार्मर्स को और रूरल एरियाज के अंदर जो लोग रहते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसके अंदर क्या है कि ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि रूरल हाउस होल्ड और जितने पुअर हाउस होल्ड है जहां बिजली नहीं है वहां हर घर तक बिजली पहुंचाई जाए। स्मार्ट मीटरिंग क्या है? दैट इट वुड अलाउ कस्टमर्स टू पे एज पर देयर ओन फाइनेंशियल कन्वीनियंस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रिक्वायरमेंट, कि अब आप जो ऑनलाइन बिलिंग कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हो, और साथ में कुछ कस्टमर्स बेनिफिट कि जितना कस्टमर यूज कर रहा है अपनी फाइनेंशियल कन्वीनियंस के हिसाब से उतना ही वो पे करे, और उन सारी चीजों से रिलेटेड भी गवर्नमेंट काम कर रही है। वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि जो पावर की अवेलेबिलिटी है वो सभी स्टेट्स तक हो, सभी स्टेट्स के अंदर बिजली सस्ती हो। जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं दिल्ली के अंदर आपको बिजली सस्ती मिलती है, राजस्थान के अंदर ज्यादा महंगी मिलती है। ये मैं फैक्ट्स की बात नहीं करी, जस्ट एन एग्जांपल। अगर ऐसा है तो आप सोचते हो अरे यार राजस्थान रह लेते, बिजली तो सस्ती मिलती है, अगर आप दिल्ली से हो तो, या फिर आप किसी और स्टेट से भी हो। वही चीज गवर्नमेंट चाहती है कि एक नेशन है, एक ग्रिड होनी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पे भी लोगों को मिलनी चाहिए, और साथ में बिजली सबको भी मिलनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर क्या होता है? टू अनेबल फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनसे कि उनकी एफिशिएंटली मैनेजमेंट की जाए और साथ में रिन्यूएबल सोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा उनकी मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाए, जिससे कि एनर्जी जनरेशन भी हो, इन्वायरमेंट का लॉस भी ना हो, और हमें भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी मिले, और साथ में कंट्री की डेवलपमेंट भी देखने को मिले। अब बात करते हैं रोड सेक्टर की। रोड नेटवर्क की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, अकॉर्डिंग टू आपका 2024 के डाटा तक के अकॉर्डिंग। और इंडिया के बाद कौन आता है? नहीं सॉरी, इंडिया से पहले कौन आता है? यूएस के बाद डायरेक्ट कौन है? आपका इंडिया। रोड डेंसिटी क्या होता है? रोड की लेंथ की 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसके अंदर कितनी कंस्ट्रक्शन रोड की हो रखी है, उस एरिया के अंदर कितना रोड कंस्ट्रक्ट है, वो आपका क्या होता है? रोड डेंसिटी होता है। कंट्री टू कंट्री भी ये रोड डेंसिटी अलग होती है, एक कंट्री के अंदर स्टेट बाय स्टेट भी रोड डेंसिटी आपको कम या ज्यादा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी माउंटेन हिली एरिया के अंदर जाओ, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका लद्दाख वाला रीजन हो गया, वहां पर आपको रोड्स कम मिलेंगे बिकॉज माउंटेन्स ज्यादा है, माउंटेन्स के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन काफी मुश्किल होता है, और काफी रोड्स ऐसे होते हैं जो बनाए भी नहीं जा सकते क्योंकि माउंटेन्स कट नहीं किए जा रहे हैं, फिर स्नो की प्रॉब्लम है, काफी प्रॉब्लम, तो वहां पर आपको रोड कनेक्टिविटी कम मिलती है। कई एरियाज है जहां पर आपको छोटे से छोटे एरिया में भी रोड्स मिलेंगे। तो वो चीज है कि रोड डेंसिटी डिफर करती है, काफी फैक्टर्स हैं आपके इसके ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशन फैक्टर्स भी हैं, और भी काफी फैक्टर्स इसके ऊपर काम करते हैं। फिलहाल देखें तो अगर यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो आपको चंडीगढ़ की रोड डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलती है, और स्टेट की बात करें तो आपको केरला की रोड डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलती है। वहीं अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसी कौन सी यूटी है जहां पर रोड डेंसिटी सबसे कम है, और ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर रोड डेंसिटी सबसे कम आपको मिलेगी।
कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव अगर रोड सेक्टर से रिलेटेड बात करें तो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इस प्रोग्राम को 2001 के अंदर लाया गया था। किसके लिए? अनकनेक्टेड हैबिटेशन जितने भी हैं, जो बिल्कुल अनकनेक्टेड है, कि उनसे कोई कनेक्ट नहीं है रोड के साथ उनको कनेक्ट किया जाए, जिससे कि बेसिकली एक ये पुअर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी भी थी और लोगों को कनेक्ट करने का तरीका भी था। नेक्स्ट आपका भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसके लिए क्या है कि पैसेंजर्स कार के लिए जो सेफ्टी रेटिंग दी जाती है, जैसे हम नॉर्मली मानते हैं कि मारुति कार्स के अंदर सेफ्टी रेटिंग कम होती है, उन चीजों से क्या होता है कि एक कस्टमर जो है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपने व्हीकल को, जिसको भी वो ओन करना चाहता है उससे रिलेटेड, और उसकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है आपका पीएम गति शक्ति स्कीम। ये 2021 की स्कीम है। इसके अंदर इंश्योर किया गया था क्या, एक प्लानिंग होगी इंटीग्रेटेड, और साथ में एक प्लानिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 4 साल के लिए, यानी 2025 तक। और ग्राउंड पर रहते हुए रोड सेक्टर से रिलेटेड चीजों पे काम किया जाएगा, जिससे कि जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अब ज्यादा रोड्स बनेंगे तो ज्यादा रोड्स बनाने के लिए ज्यादा वर्कर्स चाहिए, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका भारतमाला स्कीम। इसके अंदर क्या था, दैट इट एम्स टू कनेक्ट, इंप्रूव एंड डीकंजेस्ट द हाईवेज एंड द रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया। एंड इसके अंदर क्या होगा कि इंटरकनेक्ट किया जाएगा इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, नेशनल हाईवेज को स्टेट हाईवेज के साथ जोड़ा जाएगा। जो बीच में आपके कॉरिडोर है, सब हर चीज को लिंक कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट बन सके। अब बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज की। इनलैंड वाटरवेज की बात करें, उसके अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, आपके रिवर्स हैं, आपकी कनाल्स हैं, आपके बैकवाटर्स हैं। नॉर्मली इंडिया के अंदर हम देखें तो 20,000 किलोमीटर की लेंथ मानी जाती है हमारे इनलैंड वाटरवेज की। और आपको जो इंटरनेशनल कोस्ट, इंटरनेशनल सीपोर्ट्स वगैरह के बारे में भी आपको वीडियो चाहिए, तो वो ऑलरेडी मैंने पहले से बना रखी है, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अभी हम सिर्फ बात करेंगे इनलैंड वाटरवेज की। इंडिया के अंदर अभी टोटल 6 इनलैंड वाटरवेज हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल के, और अब भी गवर्नमेंट वाटरवेज के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, सबसे पहले आपका नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016, जिसके अंदर बात की गई थी कि हम नियर अबाउट और ज्यादा इनलैंड वाटरवेज को इम्प्रूव करेंगे, और नियर अबाउट किसके ऊपर, नियर अबाउट 111 रिवर्स के ऊपर काम करेंगे इनलैंड वाटरवेज से रिलेटेड, जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा नेविगेशन सिस्टम, हमारा शिपिंग सिस्टम और अच्छा हो पाए। इनलैंड वेसल बिल 2021, इसके अंदर क्या था, इसने रिप्लेस किया था किसको, इनलैंड वेसल एक्ट ऑफ 1917 को। इसके अंदर क्या था, एक नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए इनलैंड वेसल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, जिससे कि एक ओपननेस इंक्रीज हो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो, गवर्नमेंट और ज्यादा उस चीज पर ध्यान दे, और ज्यादा चीज कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, सर्वेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, नेविगेशन का सिस्टम को और ज्यादा सुधारा जा सके, जिससे हम डेवलप भी कर पाए, लोगों को प्रॉब्लम भी फेस ना हो, और साथ में कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सके। नेक्स्ट है आपका सागरमाला प्रोजेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है इनलैंड वाटरवेज से रिलेटेड। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या था कि इनलैंड वाटरवेज को एक्सपेंड करो, किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनडायरेक्टली लिंक यहाँ पर करता है, इसलिए इनलैंड वाटरवेज को इंक्रीज होंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्रीज होगी, और हमें काफी ज्यादा उस चीज का फायदा होगा। अब एक है व्हाट इज मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। इसने किसको रिप्लेस किया है, सागरमाला प्रोजेक्ट को। ये एक 10 साल का ब्लूप्रिंट है, किससे रिलेटेड, मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड, विच वाज रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, कब, मैरीटाइम इंडिया समिट इन नवंबर 2020 के अंदर। और इसने क्या किया है, सागरमाला इनिशिएटिव के बाद ये आया है, इसने इसको रिप्लेस किया है, और इसका भी क्या एम है, एम टू बूस्ट वाटरवेज, गिव अ फिल टू द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड इनकरेज क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। आज के टाइम पर हम अगर इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं या फिर यूट्यूब चलाते हैं, हम देखते हैं कि क्रूज का क्रेज भी आज के टाइम पर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। लोग मुंबई से लक्षद्वीप क्रूज यूज कर रहे हैं, क्रूज में रहने का उनको बहुत कल्चर जो है वो अच्छा लग रहा है, तो वो चीजें भी आज के टाइम पर इंक्रीज हो रही है। तो वो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि यस, क्रूज टूरिज्म को भी बढ़ाया जाए, ताकि इंडिया की इकोनॉमी को फायदा हो, साथ में लोगों को भी फायदा हो ही रहा है, वो एक नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और साथ में कुछ एम्प्लॉयमेंट भी उससे इंक्रीज हो रही है। ये आपके नेशनल वाटरवेज हैं। फर्स्ट है आपका सबसे पुराना जो है गंगा हल्दिया टू इलाहाबाद तक, ये आपका वाटरवे है। सेकंड है आपका ब्रह्मपुत्रा जो दुबरी टू सदिया है। फिर आपका है, थर्ड था आपका वेस्ट कोस्ट कनाल के ऊपर जो कोल्लम टू कोटापुरम था।
अब भी है। नेशनल वाटरवे फोर्थ है आपका गोदावरी कृष्णा कैनाल काकीनाडा टू पुडुचेरी। फिर फिफ्थ है आपका भामनी डेल्टा कैनाल जो आपका है गोइनखली टू तलचर। फिर आपका सिक्स्थ है आपका जो सबसे लास्ट में बना है वो आपका बराक लखीपुर टू मांगा जो अभी तक प्रोसेस में ही है, अभी तक पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं सिविल एविएशन की। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट होल्ड करता है सिविल एविएशन के अंदर भी, वर्ल्ड के अंदर भी। अब सिविल एविएशन के अंदर भी क्या है कि हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि लोग, बिकॉज हम क्या सोचते हैं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अगर होती है तो वो तो फ्लाइट में ट्रेवल करने का सोचती भी नहीं है, बिकॉज फ्लाइट्स की टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी होती है और उसकी वजह से हम वो चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो सिविल एविएशन सिस्टम को बहुत अच्छा डेवलप करे जिससे कि पैसेंजर्स को भी फायदा हो, जो भी फ्लाइट से ट्रेवल करना चाहते हैं, गुड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट जो फ्लाइट्स की हेल्प से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं या डोमेस्टिकली भी ट्रेवल करते हैं, उन सारी चीजों में हेल्प हो सके और हमारा सिविल एविएशन, हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो और ज्यादा डेवलप हो, जिससे हमें इकोनॉमिकली भी फायदा है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी फायदा है, पैसेंजर्स को भी फायदा है। अगर फ्लाइट्स की टिकट सस्ती हो जाएंगी तो सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या होते हैं? इज अ रेगुलेटरी बॉडी है किसके फील्ड में? सिविल एविएशन के फील्ड में, जो किसके अंडर आती है? द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स में है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 की। अब एक चीज है, ऐसा नहीं है इससे पहले पॉलिसीज नहीं, बट हम सभी को याद नहीं रख सकते, हमें सभी सेक्टर्स के अंदर उन्हीं पॉलिसीज को मेनली फोकस करना है जो एनडीए गवर्नमेंट के अंडर आई, बिकॉज 2014 के बाद आई है। इसमें कोई पॉलिटिकल वो चीज नहीं है, लेकिन मेनली यूपीएससी के परस्पेक्टिव से वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो गवर्नमेंट होती है उसी के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस करते हैं, वहीं से चीजें न्यूज बनती हैं और वहीं से आपकी सारी चीजें प्रोसेसिंग में चलती हैं। अब इस स्कीम के अंदर क्या था कि और ज्यादा इजी बनाया जाए, एक तो फ्लाइट के प्रोसीजर को इजी बनाया जाए, बिकॉज एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान है, वो पहली बार अगर एयरपोर्ट पे जाता है उसको कुछ समझ में भी नहीं आता है, काफी प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन गैप काफी ज्यादा आपको फ्लाइट्स के टाइम पर और वहां पर आपको मिलता है, तो काफी प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं। उन सारी चीजों को भी इजी करने का काम, थोड़ा सा फ्लाइट्स की डिटेल्स आपको ऑनलाइन ही मिल जाए, एप्स बनाने का, ई गवर्नेंस, वो सारी चीजें भी गवर्नमेंट करना चाहती है और वो सारी चीजें भी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के अंदर मेंशन की। इसी पॉलिसी के बेस के ऊपर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इसके अंदर क्या था कि गवर्नमेंट इस तरीके से फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी को बनाए कि इंडिया के आम नागरिक को कोई भी प्रॉब्लम ना और वो इजीली ट्रेवल कर पाए, और साथ में कुछ अंडर सर्व जो एरियाज हैं जहां पर आपको फैसिलिटी नहीं है वहां पर भी आपको फैसिलिटी मिले। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आप जहां पर रहते हो, आप किसी भी देश के किसी भी कोने में रहो, आपसे ज्यादा 2-3 घंटे की दूरी पर तो एटलीस्ट आपको एयरपोर्ट मिले, बिकॉज कुछ एरियाज आज भी ऐसे हैं जिनसे एयरपोर्ट घंटों घंटों की दूरी पर है या फिर है ही नहीं। तो वो गवर्नमेंट की स्कीम है कि वो नियर अबाउट कम से कम 1000 उड़ान रूट्स को तो बना ही पाए बाय 2024। अभी नेक्स्ट डाटा जो आएगा वो 2025 में आएगा या फिर बाद में आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आपका डिगी यात्रा पॉलिसी, इसको भी किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया था। किसके लिए? टू प्रोवाइडिंग पैसेंजर सीमलेस एंड हसल फ्री एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट्स विदाउट द नीड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टिकट एंड आईडी एट मल्टीपल टच पॉइंट्स। बिकॉज क्या होता है, बार बार चेकिंग वगैरह होते हैं, तो काफी चीजें जब टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका काम कई जगहों पर काफी आसान हो जाता है। तो यही गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज की वजह से सिविल एविएशन न्यूज में रहा था, वो था आपका अबाउट विंग्स इंडिया 2024। ये क्या था? विंग्स इंडिया क्या था? ये एक बाइनेरियल एविएशन इवेंट था विच ब्रिंग्स टुगेदर बिजनेस लीडर्स, जिसके अंदर इंक्लूड थे काफी सारे पॉलिसी मेकर्स, इसके अंदर इंक्लूड थे। थीम क्या था? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट द 2047 तक जो गवर्नमेंट के बाकी अमृतकाल की विजन, उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन से रिलेटेड भी यहाँ पर विजुअलाइज चीजें की। ऑर्गेनाइज किसने किया था ये इवेंट? इसके अंदर पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन तीनों ने मिलकर, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको विंग्स इंडिया को ऑर्गेनाइज किया था। दिस इज ऑल अबाउट
द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 क्वेश्चन हैं जो इसी टॉपिक से आपके यूपीएससी मेंस के अंदर आए हुए हैं। आपका ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ये आपका सिविल एविएशन से रिलेटेड है और ये आपका एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। तो आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हो। साथ में ये है आपका जो प्रीलिम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। पहला है आपका विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2015 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स क्या है? द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय फंगल इंक्योलुम। सेकंड है आपका अमोनियम एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन दिस डिकम्पोजिशन व्हिच आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। इसका आंसर था आपका नेदर 1 और 2 कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है रिलेटेड टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट आपका 2019 का क्वेश्चन है। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। नाउ कोल ब्लॉक्स आर ओनली एलोकेटेड टू लॉटरी बेसिस। Till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. तो इसका आंसर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि क्या है। 2019 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कोल। सिंपल है, हाई ऐश कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट या लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। तो इसका आंसर आएगा हाई ऐश कंटेंट और लो सल्फर कंटेंट, आपका 1 एंड 2। ये सारी चीजें जो है ये हम अपनी ज्योग्राफी क्लास में डिस्कस भी करेंगे, अभी तक हमने ये नहीं की है बट वी विल डू डेफिनेटली। दिस इज ऑल अबाउट, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज होंगे वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।